हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, यानी श्वसन को पढ़ रहे थे। और श्वसन चैप्टर में पिछले 2 वीडियो में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो कि सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग पिछला दोनों वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हम आपको यहाँ पर ख़त्म किए थे, यानी कि पिछले वीडियो में इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है वहाँ तक हम कंप्लीट करा दिए थे और आपको बताए थे कि अगले वीडियो में हम रुधिर और लसिका में अंतर देखेंगे कि रुधिर क्या होता है, लसिका क्या होता है और दोनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर होता है, और इसके बाद जितने सारे भी महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं सारे प्रश्न का जवाब हम आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में बारीकी से समझा करके बताएंगे। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा ताकि एक एक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और उसके अलावा यदि आप लोग चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग सबसे पहला नंबर प्रश्न देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुधिर और लसिका में क्या अंतर होता है? तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि रुधिर क्या होता है और लसिका क्या होता है। तो रुधिर के बारे में तो हम आपको बहुत कुछ बता चुके हैं कि जो खून होता है हमारे शरीर में उसी को रुधिर बोला जाता है, उसी को रक्त भी बोला जाता है। लेकिन अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये लसिका क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से जो रुधिर होता है वह लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव फॉर्म में होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो लसिका होता है वह गाढ़े रूप में होता है, यानी कि एक गाढ़ा द्रव्य होता है। रुधिर का काम हम आपको कल बताए थे कि हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, रोगाणुओं से लड़ने में हमारी मदद करता है। खून के बारे में हम आपको बता रहे हैं। लेकिन लसिका का जो काम होता है वह मुख्य रूप से इसका काम है कि अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी घाव वगैरह हो जाता है तो घाव को भरने में यह मदद करता है। यानी कि लसिका का जो मुख्य काम होता है घाव को भरना ही होता है। इसके अलावा भी कुछ काम होता है लेकिन मुख्य काम जो होता है वह घाव को भरना ही होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर होता है। बार बार पूछा जाता है, परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग एक तरफ रुधिर लिख देंगे और एक तरफ लसिका लिख देंगे। तो सबसे पहला अंतर होगा हमारा कि रुधिर का रंग लाल होता है। खून के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि खून का रंग लाल होता है, लेकिन जो लसिका का रंग होता है वह पीला रंग का होता है। रुधिर का रंग लाल होता है लेकिन लसिका का रंग पीला होता है। रुधिर में कणिका पाया जाता है, रुधिर में कणिका पाया जाता है लेकिन लसिका में कणिका नहीं पाया जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर, इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। आप लोग तो जानते होंगे कि खून में हेमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण ही खून का रंग लाल होता है, बहुत बार हम आपको बता चुके हैं। तो रुधिर में हेमोग्लोबिन पाया जाता है जबकि लसिका में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि रुधिर में सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं लेकिन लसिका में फाइब्रोनोजन एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन पाया जाता है सभी प्रकार का, यानी कि जो हमारा खून है उसमें सभी प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन लसिका में सभी प्रकार का प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जैसे फाइब्रोनोजन एंजाइम जो होता है वह हमारे लसिका में नहीं पाया जाता है। उसके बाद 5वां अंतर लिखेंगे कि रुधिर में दोहरा परिसंचरण होता है। दोहरा परिसंचरण कहने का मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे। देखिए, दोहरा परिसंचरण कहने का मतलब होता है कि हमारे शरीर में खून को लाने और ले जाने के लिए 2 नलिकाएं होती है, 2 प्रकार के नस होते हैं। नस को ही यहाँ पर परिसंचरण बोला जा रहा है, परिसंचरण तंत्र भी जिसको बोलते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो फिलहाल आप लोग इतना समझिए कि दोहरा परिसंचरण कहने का मतलब यही हुआ कि 2 प्रकार के नस होते हैं। आपको हम कल बता रहे थे पिछले वीडियो में कि एक धमनी होता है और एक सीरा होता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो जो 2 प्रकार के यही जो नस होते हैं इसी को दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। लेकिन जो लसिका होता है इसका बहाव सिर्फ एक ही दिशा में होता है। ठीक है, इसके लिए 2 नलिकाएं नहीं रहती है, बल्कि जो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो लसिका होता है वह धमनी और सीरा में नहीं बहता है,
बल्कि लसिका को बहने के लिए इसमें लसिका वाहिनी होता है, यानी कि जो लसिका का वहन होता है वह लसिका वाहिनी के द्वारा होता है। रुधिर का वहन धमनी और शिरा के द्वारा होता है, जिसको कि दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। लेकिन लसिका का जो वहन होता है वह किस चीज में होता है? लसिका वाहिनी में होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो रुधिर और लसिका में कुल मिलाकर के हम आपको 5 अंतर बताए। पहला क्या बताए? इसका रंग लाल होता है, यानी कि रुधिर का रंग लाल होता है, लेकिन लसिका का रंग पीला होता है। उसके बाद बताए कि रुधिर में कणिका पाया जाता है, लेकिन लसिका में कणिका नहीं पाया जाता है। तीसरा बताए कि रुधिर में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन लसिका में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। उसके बाद चौथा बताए हम आपको कि रुधिर में सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन लसिका में फाइब्रोनोजेन एंजाइम नहीं पाया जाता है। उसके बाद 5वां नंबर बताए कि रुधिर को बहने के लिए दोहरा परिसंचरण होता है, जबकि लसिका का बहाव एक ही दिशा में होता है। तो कुल मिलाकर के 5 अंतर हम आपको बताए। अगर सही इसी तरह से आप लोग 5 अंतर लिख देते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि लसिका और रुधिर में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए, लसिका के बारे में ऊपर में हम आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता दिए थे, लेकिन यहाँ पर हम आपको लसिका के बारे में विस्तार रूप से बताएंगे कि लसिका क्या होता है और इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि लसिका क्या होता है। तो जिस प्रकार से अभी हम आपको ऊपर में बताए कि यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, यानी कि गाढ़ा द्रव्य होता है। तो किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे? यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। यहाँ से 2 बात याद रखिएगा। लसिका का भी रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है, और जो हमारे शरीर में प्लाज्मा होता है उसका भी रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला ही होता है। तो जैसा रंग हमारे शरीर में प्लाज्मा का होता है, ठीक वैसा हल्का पीला रंग हमारे शरीर में लसिका का भी होता है। तो सबसे पहला सेंटेंस हम लोग यही लिखेंगे कि यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। अभी हम आपको ऊपर में बता रहे थे कि रुधिर में प्रोटीन, सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन लसिका में सभी प्रकार के प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। इसलिए लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, जबकि WC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा अधिक पाई जाती है। श्वेत रक्त कोशिका की जो मात्रा है वह लसिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसमें धमनी और शिरा नहीं पाया जाता है, बल्कि लसिका वाहिनी पाई जाती है। यानी कि लसिका को गमन करने के लिए, लसिका को बहने के लिए धमनी और शिरा नहीं होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि धमनी और शिरा में सिर्फ खून ही बहता है। एक में शुद्ध खून बहता है और दूसरे में अशुद्ध बहता है, लेकिन लसिका को बहने के लिए लसिका वाहिनी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि लसिका के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम बताएंगे कि इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, लेकिन उसके पहले हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। लसिका एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, जबकि श्वेत रक्त कोशिका यानी कि व्हाइट ब्लड सेल WC की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें धमनी और शिरा नहीं पाया जाता है, बल्कि लसिका वाहिनी पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है यह वाला, आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें धमनी और शिरा नहीं, बल्कि लसिका को बहने के लिए लसिका वाहिनी पाया जाता है। अब चलिए इसके प्रमुख कार्य के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि लसिका का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो सबसे पहला तो हम आपको ऊपर में ही बता दिए थे कि घाव को भरना। हमारे शरीर में कभी भी कट जाता है, छट जाता है या फिर घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है, तो उसका भरना इसका प्रमुख काम है। जितना जल्द से जल्द हो सके घाव को ठीक किया जाए, घाव को भरा जाए, यह लसिका का काम होता है। उसके बाद दूसरा काम होता है कि उत्तक की कोशिकाओं को नम रखना, यानी कि नमी प्रदान करना। उत्तक में जो भी कोशिकाएं हैं उसको नम रखना, नमी प्रदान करना। और तीसरा है पोषक तत्व एवं हार्मोन का वहन करना। यह जो लसिका है वह पोषक तत्व एवं हार्मोन का वहन करता है। तो 3 प्रकार के इसके मुख्य कार्य होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला बताए घाव को भरना, दूसरा उत्तक की कोशिकाओं को नम रखना, और तीसरा पोषक तत्व एवं हार्मोन का वाहक होना, यानी कि पोषक तत्व एवं हार्मोन का वहन करना। तो कुल मिलाकर के आप लोग लसिका और उसके प्रमुख कार्य के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब उसके बाद जो अगला नंबर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल प्रश्न है। आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बार यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि श्वसन एवं दहन में अंतर लिखें। श्वसन और दहन में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको लिखना है।
और जब भी पूछा जाता है तो यह दीर्घ उत्तरीय या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो आप लोग को विस्तार से लिखना है, इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। तो चलिए हम आपको श्वसन और दहन में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो श्वसन के बारे में तो हम आपको पूरा ऊपर से लेकर के अभी तक हम आपको श्वसन के बारे में ही बता रहे थे, तो श्वसन के बारे में तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। लेकिन नया आ गया दहन, जिसे कि हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, बस आप लोग समझिएगा। यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही अंतर लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको 5-6 अंतर बता देंगे, जिसके माध्यम से आप लोग परीक्षा में पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला अंतर लिखेंगे कि श्वसन जीवों का अपना नियंत्रित प्रक्रम होता है। श्वसन क्या होता है? जीवों का अपना नियंत्रित प्रक्रम। नियंत्रित प्रक्रम कहने का मतलब होता है कि यह हमेशा श्वसन का जो काम है, श्वसन की जो क्रिया है, यह हमेशा चलता रहता है। अगर 1-2 मिनट के लिए भी अगर श्वसन बंद हो जाए तो फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, या फिर कोई भी जीव जंतु रहेगा अगर श्वसन क्रिया नहीं करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए जो श्वसन है वह जीवों का अपना नियंत्रित प्रक्रम होता है, जबकि दहन जो है वह अनियंत्रित प्रक्रम होता है। दहन अगर नहीं भी होगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, व्यक्ति जीवित रहेगा। लेकिन अगर श्वसन नहीं होगा तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा, जीवन असंभव हो जाएगा। इसलिए जो श्वसन है वह जीवों का नियंत्रित प्रक्रम है, जबकि दहन अनियंत्रित प्रक्रम है। उसके बाद दूसरा अंतर लिखेंगे कि श्वसन जो है वह मंद प्रक्रिया है, यानी कि यह धीरे धीरे होता है लेकिन लगातार होते रहता है। लेकिन जो दहन है यह तीव्र प्रक्रिया का उदाहरण है। तो 2 अंतर हम आपको बता दिए। पहला, यह जीवों का अपना नियंत्रित प्रक्रम है, और इधर बताए कि यह एक अनियंत्रित प्रक्रम है। उसके बाद हम आपको बताए कि श्वसन मंद दहन का उदाहरण है, लेकिन दहन जो है वह तीव्र प्रक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद तीसरा अंतर आप लोग ध्यान रखिएगा, श्वसन की तरफ। श्वसन की तरफ हम लोग लिखेंगे कि यह सजीवों में होता है। जाहिर सी बात है कि जो चीज जीवित रहेगा, जो सजीव रहेगा, श्वसन की क्रिया उसी में होगा, चाहे पेड़ पौधा हो जाए, चाहे जीव जंतु हो जाए, या फिर मानव हो जाए। श्वसन की क्रिया हमेशा सजीवों में ही होता है, लेकिन जो दहन की क्रिया है यह सजीवों में नहीं होता है, दहन की क्रिया निर्जीवों में होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला हम लोग लिखेंगे श्वसन की तरफ कि यह एक जैविक क्रिया है, यानी कि यह जीव जंतुओं में होता है। श्वसन की क्रिया जो है वह जैविक क्रिया है, जबकि दहन की क्रिया जो है यह रासायनिक क्रिया है। तो 2 अंतर हम आपको एक्स्ट्रा बताए। पहला क्या बताए? 2 अंतर तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको तो आप लोग याद करिएगा ही। उसके अलावा आप लोग अंतर लिखिएगा श्वसन की तरफ कि यह सजीवों में होता है, दहन सजीवों में नहीं होता है। श्वसन सजीवों में होता है लेकिन दहन सजीवों में नहीं होता है। उसके बाद हम लोग श्वसन की तरफ क्या लिखेंगे? यह एक जैविक क्रिया है, लेकिन दहन की तरफ यह एक रासायनिक क्रिया है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? यह क्रिया शरीर के 25 से 30 डिग्री पर होता है। श्वसन की तरफ हम लोग लिखेंगे कि यह जो क्रिया है यह शरीर के 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है, या फिर हाईएस्ट 37 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यह जो क्रिया है यह 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर होता है, लेकिन जो दहन की क्रिया है वह उच्च ताप पर होता है। जाहिर सी बात है कि दहन के लिए हमको उच्च ताप की जरूरत पड़ती है, तो श्वसन की क्रिया निम्न ताप पर हो जाता है, लेकिन दहन की क्रिया के लिए हमें उच्च ताप चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि श्वसन एवं दहन में अंतर आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। 2 अंतर यहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद जो 3 अंतर हम आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, इसको भी अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को पूरा नंबर मिल सके। नहीं तो अगर 2 ही अंतर लिख करके छोड़ दीजिएगा तो फिर आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि श्वसन और दहन में अंतर आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए, ऊपर में हम आपको बताए थे कि परिसंचरण तंत्र के बारे में हम आपको बताएंगे विस्तार रूप से। तो चलिए, परिसंचरण तंत्र क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। बस ध्यान से समझिएगा, यह वाला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। परिसंचरण तंत्र मतलब आपको हम क्या समझाए ऊपर में? हम आपको यही बताए कि जो हमारे शरीर में जो रक्त होता है, जो खून होता है, उसके गमन के लिए जो मार्ग बना हुआ है, जो रास्ता बना हुआ है, जिसको नस हम लोग बोलते हैं, जो नलिका होता है, उसी को परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। सिंपल भाषा में आप लोग इतना ही समझिए। चलिए, किस प्रकार से लिखेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में आप लोग बस ध्यान से समझिएगा। बहुकोशिकीय जंतुओं में
पोषक तत्व, हार्मोन, विटामिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के परिवहन के लिए जिस रक्त वाहिनी का प्रयोग किया जाता है उसे ही परिसंचरण तंत्र बोला जाता है। काफी आसान है। बहुकोशिकीय जंतुओं में, बहुकोशिकीय जंतु में क्या क्या आता है? बहुकोशिकीय जंतु में सारे जीव जंतु आ जाते हैं, जैसे मानव हो गया, बंदर हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया। जितने सारे भी जीव जंतु होते हैं सारे बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक कोशिकीय जीव का नाम लिखे तो फिर आप लोग क्या लिखिएगा? अमीबा हो गया, इग्लिना हो गया, प्रमेशियम हो गया, यह सभी एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। लेकिन उसके अलावा सभी जो होते हैं वह बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषक तत्व, हार्मोन, विटामिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए जिस रक्त वाहिनी का प्रयोग किया जाता है, रक्त वाहिनी मतलब क्या होता है? मतलब जिस रास्ते से रक्त आवागमन कर रहा है, जिस रास्ते से रक्त का वहन हो रहा है उसे ही हम लोग रक्त वाहिनी कहते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, पोषक तत्व के लिए, हार्मोन के लिए, विटामिन के लिए जिस रक्त वाहिनी का प्रयोग किया जाता है इन सभी चीजों के परिवहन के लिए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हॉर्वे ने 1628 ईस्वी में किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने और कब किया था? तो इसका जवाब क्या होगा? विलियम हॉर्वे ने किया था 1628 ईस्वी में। काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? तो विलियम हॉर्वे ने किया। और कब किया? तो 1628 ईस्वी में किया। तो उम्मीद करते हैं कि रक्त परिसंचरण के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि रक्त परिसंचरण क्या होता है। बस पोषक तत्व के, हार्मोन के, विटामिन के, ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए जिस रक्त वाहिनी का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यह दो प्रकार के होते हैं। जो परिसंचरण तंत्र होता है यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में जो परिसंचरण तंत्र है वह बंद परिसंचरण तंत्र है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में होता है? चींटी में होता है, कीट पतंग में होता है, कॉकरोच में होता है, घोंघा में होता है, शंख में होता है। यह सभी जीव में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। जबकि मानव शरीर में क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो चलिए हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जब रुधिर का प्रवाह किसी धमनी या शिरा में न होकर के किसी गुहा के माध्यम से होता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त के आवागमन के लिए धमनी और शिरा होता है, उसी प्रकार से चींटी, कीट, तिलचट्टा, घोंघा, शंख इत्यादि में रक्त के परिसंचरण के लिए क्या होता है? गुहा होता है। और उसके शरीर में जो रक्त का परिसंचरण होता है, रुधिर का जो प्रवाह होता है वह गुहा के माध्यम से होता है। और जो गुहा के माध्यम से परिसंचरण होता है इसे ही हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र आप लोग समझ गए होंगे। क्या समझे? कि जब रुधिर का प्रवाह, जब रुधिर का प्रवाह कहने का मतलब कि जब रक्त का प्रवाह, जब खून का प्रवाह किसी धमनी या शिरा में न हो करके किसी गुहा के माध्यम से होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा संघ हो गया, चींटी हो गया, कीट हो गया, तिलचट्टा हो गया, घोंघा हो गया, शंख हो गया इत्यादि। मतलब यह सभी जीव जंतुओं में क्या होता है? कि खुला परिसंचरण तंत्र होता है। यानी कि इन सभी जीव जंतुओं में जो रुधिर का प्रवाह होता है, जो रक्त का प्रवाह होता है वह धमनी और शिरा के द्वारा ना होकर के गुहा के द्वारा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र आप लोग समझ गए होंगे। अब जस्ट इसके उल्टा हो जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। मतलब क्या होगा? कि उसमें रुधिर का प्रवाह धमनी और शिरा से होता है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं कि बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? कि जब रक्त का प्रवाह धमनी और शिरा के माध्यम से होता है जिसे हम लोग बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे मानव, आप सभी लोग को पता है, हम पिछले 2 क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं कि हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है वह धमनी और शिरा के माध्यम से होता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, आपको हम बता चुके हैं। तो खुला परिसंचरण तंत्र में जो रक्त का प्रवाह होता है वह धमनी और शिरा के माध्यम से नहीं होता है। आपको हम ऊपर में बताए कि खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? रक्त का प्रवाह धमनी और शिरा के माध्यम से नहीं होता है, यानी कि
गुहा के माध्यम से होता है। लेकिन बंद परिसंचरण तंत्र में जो रक्त का प्रवाह होता है वह धमनी और शिरा के माध्यम से होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग परिसंचरण तंत्र के बारे में समझ गए होंगे और परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में समझ गए होंगे। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद नीचे की तरफ हम आते हैं और नीचे की तरफ हम आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र का वर्णन करें, कि मानव शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र के मतलब ऊपर में हम आपको थोड़ा शॉर्टकट में बताए थे कि जो दो नली होता है खून को बहने के लिए, दो नस होता है रक्त के परिसंचरण के लिए, उसी को हम लोग दोहरा परिसंचरण कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह वाला जो प्रश्न है दोहरा परिसंचरण तंत्र वाला, यह बीबीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कैसे हम लोग लिखेंगे कि मानव शरीर में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र का वर्णन करना है, तो इसके बारे में हम लोग कैसे लिखेंगे बस आप लोग समझिएगा। मानव के रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, जिसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। 2 बार क्यों गुजरना पड़ता है? क्योंकि एक बार शुद्ध रक्त होता है जो पूरे शरीर में फैलता है और दूसरा अशुद्ध रक्त जो होता है वह पूरे शरीर से शिरा के माध्यम से हृदय में आता है। तो 2 बार क्या होता है कि पूरे रक्त को हृदय से होकर के गुजरना पड़ता है, और जो 2 बार यह गुजर रहा है इसी को दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे। इसमें शिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य किया जाता है तथा हृदय उसे शुद्ध करने के लिए फुफ्फुस कोशिकाओं में भेजा जाता है, जहां CO2 गैस को बाहर कर ऑक्सीजन रक्त में मिला लिया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है उसको रक्त में मिला लिया जाता है, हमारे खून में मिला लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया जाता है, और इस प्रकार से ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आता है और हृदय रक्त को पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में फैला देता है। आप लोग समझ गए होंगे कि हृदय का क्या काम होता है। हमारे शरीर से जितना भी अशुद्ध रक्त है वह हृदय की तरफ आता है और हृदय उसे क्या करता है कि जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, उसको रक्त में मिला करके पूरे पंप करके वह पूरे शरीर में फैला देता है शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजन के साथ वाले रक्त को। तो यही हृदय का काम होता है, जो कि दोहरा परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है, यानी कि दोहरी नलिका के माध्यम से होता है, 2 नस के माध्यम से होता है, धमनी और शिरा के माध्यम से होता है। चलिए इसका महत्व क्या है जो भी आप लोग यहाँ पर समझ जाइए। हमारा हृदय 2 भागों में विभाजित होता है। पिछले 2 वीडियो में हम आपको बताए हैं, पहले पार्ट में या फिर दूसरे पार्ट में हम आपको बताए थे कि हमारा हृदय 2 भाग में बटा होता है, एक बाएं तरफ होता है और एक दाहिने तरफ होता है। जो बायां भाग होता है उसमें शुद्ध रक्त होता है, जबकि जो दाहिना भाग होता है उसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, बायां भाग में शुद्ध रक्त और दाहिना भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। यह मानव एवं पक्षियों के लिए दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। तो परिसंचरण तंत्र का क्या महत्व होता है आप लोग समझ गए। हमारा हृदय 2 भागों में बटा होता है, दायां भाग और बायां भाग में, और यह मानव एवं पक्षियों के लिए दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग परिसंचरण तंत्र के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि दोहरा आ गया, इसका मतलब कि 2 नस के बारे में बोला जा रहा है, 2 रक्त नलिका के बारे में बोला जाता है, धमनी और शिरा के बारे में बोला जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक तो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी आसान प्रश्न है, शायद पहले से भी आप लोग जानते होंगे कि उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन के बारे में आप लोग शायद पहले भी पढ़े होंगे, पहले से भी जानते होंगे, और मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या क्या है इसके बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या क्या होता है, आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। उत्सर्जन के बारे में तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो मलमूत्र होते हैं, पसीना होता है, इसी को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, जिसे कि समय समय पर शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो शरीर के द्वारा उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गंदे पदार्थों को बाहर करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? उत्सर्जन बोला जाता है। काफी आसान परिभाषा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यह वाला जो प्रश्न है, यह वाला भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, VBI क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि उत्सर्जन क्या होता है। तो इसका परिभाषा
काफी सिंपल है। हमारे शरीर से उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न जो गंदा पदार्थ होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको समय समय पर बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोला जाता है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा तो उत्सर्जी अंग त्वचा होता है। पूरा जो त्वचा होता है यह मानव का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग होता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि त्वचा में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, महीन महीन छिद्र पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह पसीना के द्वारा बाहर निकलते रहता है। आप लोग देखते होंगे कि सबसे अधिक मात्रा में पसीना निकलता है, इसी वजह से त्वचा को उत्सर्जी का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। तो त्वचा के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, जिसमें श्वेत ग्रंथि पाया जाता है। हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए कि त्वचा में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, तो श्वेत ग्रंथि पाया जाता है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे पसीना बाहर निकलता है और यह शरीर के ताप का संतुलन करता है। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग में सबसे पहला हम लोग त्वचा के बारे में लिखेंगे, और उसके बाद दूसरा फेफड़ा होता है। फेफड़ा भी जो है वह एक प्रकार का उत्सर्जी अंग ही है। तो फेफड़ा के बारे में क्या लिखेंगे? यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी कहने का मतलब कि 2 होता है। फेफड़ा की संख्या कितना होता है? 2 होता है। और यह शरीर के अंदर निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। और जाहिर सी बात है कि जब शरीर से बाहर निकाल रहा है तो फिर यह उत्सर्जन में आ गया। तो फेफड़ा का कार्य क्या होता है कि हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है। इसके अलावा लहसुन और मसाला के दुर्गंध को बाहर निकालने का कार्य करता है। कौन? फेफड़ा। तो फेफड़ा और त्वचा 2 चीज के बारे में तो आप लोग समझ गए। अब उसके बाद आता है यकृत, जिसको कि लीवर बोला जाता है। लीवर, जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में लीवर का जो वजन होता है वह 1.5 से 2 किलो होता है, और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आपका जवाब होगा लीवर। लीवर का वजन कितना होता है? तो 1.5 से 2 केजी होता है। चलिए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। लीवर जो होता है यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, जिसका वजन 1.5 से 2 किलो होता है। देखिए इसको अंडरलाइन भी किया गया है। इसे जिगर भी कहा जाता है। जिगर, आप लोग बोलचाल की भाषा में बोलते होंगे कि तुम तो मेरा जिगर का टुकड़ा है। तो जिगर का टुकड़ा कहने का मतलब होता है कि यकृत का टुकड़ा। आप लोग ध्यान रखिएगा, दिल जो है उसको हृदय बोला जाता है, यानी हृदय को ही दिल बोला जाता है। लेकिन जब आप लोग जिगर बोलते हैं तो उसका मतलब लीवर हो गया, यकृत हो गया। तो यकृत का दूसरा नाम क्या होता है? जिगर होता है। यह प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदल देता है। यह क्या करता है? अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदल देता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में हम आपको बताए हैं, NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अमीनो अम्ल को यह अमोनिया में बदल देता है, तथा यकृत की कोशिकाएं इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यकृत की जो कोशिकाएं होता है वह अमोनिया को क्या बदल देता है? यूरिया में बदल देता है, जिसको कि यूरिन भी बोलते हैं। जो मूत्र होता है उसमें प्रचुर मात्रा में यूरिया पाया जाता है। तो यूरिया के बारे में तो आप लोग भली भांति जानते होंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बताएंगे वह यही बताएंगे कि मानव मूत्र संरचना का सचित्र वर्णन करें। यानी कि हमारे शरीर में जो मानव मूत्र का जो संरचना होता है उसका सचित्र वर्णन, यानी कि चित्र बना करके उसका पूरा वर्णन करना है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे थे? हमारे शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग और उत्सर्जन क्या होता है। तो उत्सर्जन के बारे में तो हम आपको बता दिए कि जो गंदा पदार्थ होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। इसका प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन सा होता है? तो पहला तो हम आपको त्वचा बताए, दूसरा हम आपको फेफड़ा बताए, उसके बाद तीसरा क्या बताए? लीवर, यानी कि यकृत के बारे में बताए। यकृत का दूसरा नाम जिगर भी होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां तक तो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह यही है कि मानव मूत्र संरचना का सचित्र वर्णन करें, अथवा मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो यह वाला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। हमेशा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि मानव मूत्र संरचना का वर्णन करें। इसका चित्र बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके बारे में विस्तार करना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इस वजह से यह वाला प्रश्न हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।
और जस्ट इसके अगले वीडियो में 3-4 क्वेश्चन ही शेष बच गया है, जो कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, दीर्घ उतरिये का क्वेश्चन है, जिसे कि हम आपको विस्तार रूप से अगले वीडियो में समझाएंगे। जैसे पहला तो यह हो गया कि मानव मूत्र संरचना का वर्णन करें, इसके बाद है कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें, नेफ्रॉन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो सभी प्रश्न है वह थोड़े लंबे प्रश्न है, दीर्घ उतरिये का प्रश्न है, चित्र बना करके इसके बारे में विस्तार रूप से बताना पड़ेगा, तो आपको भली भांति अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसके लिए इस पर हम एक अलग पार्ट वीडियो बना देंगे, जो कि अगले क्लास में हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यहाँ तक आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि हमारे शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, रुधिर और लसिका में क्या अंतर होता है। इसके अलावा और भी हम आपको बहुत सारे प्रश्न बताए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भली भांति एक एक करके अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। श्वसन और दहन में अंतर भी बताए, वह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो जितने सारे भी प्रश्न अभी तक हम आपको बता चुके हैं, जितने सारे भी प्रश्न का उत्तर बताए हैं, सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग को भली भांति याद हो गया होगा, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, यह हमें पूरा उम्मीद है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को जब यह वीडियो अच्छा ही लगा होगा तो आप लोग लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा, अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, और अगले क्लास में जो यह श्वसन वाला टॉपिक है, श्वसन वाला जो यह चैप्टर है, वह पूरा समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अगला क्लास जरूर अटेंड करेंगे, अगले क्लास को जरूर अच्छे तरीके से देखेंगे, ताकि श्वसन चैप्टर पूरा आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।